हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को सॉल्व करना। आज जो पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 2016 में पूछा गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज लाइनअप है, एक्सपेक्टेड है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो अगर आप आपकी प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस होगा आपको MCQs में परफेक्ट बनाना, तो आप इस सीरीज़ को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू मेरे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPC से। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर सिलेबस चेंज हो चुका है। जो हमारे नए लॉज, क्रिमिनल लॉज हैं, वो एग्ज़ाम में अब पूछे जाएंगे, तो हमें उसी के कॉन्सेप्ट में अब नई जो प्रिपरेशन है वो करनी है। अभी हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसको ही लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड IPC कमिंग टू फोर्स, तो 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of IPC provides for punishment for subjecting women to cruelty? कहाँ पर दिया गया है ये? सेक्शन 498A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 124A ऑफ IPC प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर, किस चीज़ की पनिशमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है 124A में? तो सेडिशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉयरिज्म हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया बाय वर्चू ऑफ विच अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट से आया था वॉयरिज्म? तो ये आया था आपका 2013 के अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर IPC? क्या ऑफेंस नहीं होगा? मैरिटल रेप, बाइगेमी, मिसचीफ या एफरे? तो ए, मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं है IPC में। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट, व्हाट इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट इन IPC? क्या इंग्रेडिएंट नहीं होगा थेफ्ट के केस में? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी यस होना चाहिए, तो कॉमन इंटेंशन होना थेफ्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? क्या सही नहीं है? एन assembly which was not unlawful when it is assembled may subsequently become an unlawful assembly, बिल्कुल सही है। Kidnapping shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years, yes. It is not defamation to make an imputation on character of another person provided that the imputation be made in good faith, yes, बिल्कुल सही। Riot involves minimum of 3, no, riot में आपके लिए minimum 5 required है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने पूछा था क्या करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। साथ ही आपके जो भी सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to be done, क्या कहा जाएगा जो एक को रॉन्गफुल लॉस कर रहा है और दूसरे को रॉन्गफुल गेन? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 51 ऑफ CPC विच वन इज नॉट अ मेथड टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री? क्या एग्जीक्यूशन के लिए यूज नहीं होता है? अपॉइंटिंग अ रिसीवर, सेल विदाउट अटैचमेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन बाय अपॉइंटिंग अ कमीशन। तो क्या चीज़ आपको नहीं दी गई है? तो यहाँ पर होगा अपॉइंटिंग अ कमीशन, ये नहीं दिया गया, बाकी सारे मेथड एग्जीक्यूशन के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टे, यस। नो अपील शेल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। हाँ देखो, जहाँ पर भी कंसेंट डिक्री होती है उसकी कोई अपील नहीं होती है, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है नो अपील शेल लाई ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो हो सकती है, तो आंसर होगा 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर सेक्शन 115 हाई कोर्ट हैज़ पावर ऑफ, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है 115 में? देखो, ये 113 से स्टार्ट होता है, 113, 114 एंड 115। तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? रिवीजन, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में होता है रिवीजन, तो आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या गलत बताना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट, हाँ जितने डिफेंडेंट है सबके पास जाएगा। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ द समन शैल बी मेड बाय टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द लॉयर, क्या कहते हैं, सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द लॉयर, मतलब जो कॉपी जा रही है समन के साथ उस पर वकील के साइन होने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, समन फॉर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन हिज सर्वेंट, हाँ सर्वेंट को नहीं दिए जाएंगे। डिफेंडेंट में एम्पावर एजेंट टू रिसीव समन, यस कर सकता है ये, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा। नेक्स्ट, ऑर्डर 15 ऑफ CPC टॉक्स अबाउट, 15 में हमें क्या दिया गया है, तो 15 हमारा बात करता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप वीडियो को 1.5x या 2x पे करके सुन सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडजॉर्नमेंट शैल नॉट बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर एडजॉर्नमेंट ग्रांट नहीं होगी, वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, यहाँ तो मिलेगी एडजॉर्नमेंट। प्लीडर इज इल, द पार्टी कुड नॉट एंगेज अनदर प्लीडर, यहाँ पर भी मिल जाएगी। द प्लीडर ऑफ अ पार्टी इज एंगेज इन अनदर कोर्ट, दूसरी कोर्ट में हो, क्या इस कोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट अ डिक्री, क्या डिक्री नहीं है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री, डिसमिशल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन 21 ऑफ CPC डील्स विद, 21 में क्या दिया गया है, तो 21 आपका बात करता है पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, कब कंसिडरेशन को आप अनलॉफुल मानोगे, इफ इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, इफ इट इज इमोरल, if it is unethical, if it is opposed to public policy and if it is immoral, तो क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ, अगर ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी, अगर ये इमोरल है तो भी, ठीक है, तो कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a, ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि वो बेली हो, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये आपका 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, बेली की तरह ही माने जाएंगे ये उस। नेक्स्ट, अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो है वो किसी भी टाइम पर रिवोक की जा सकती है, श्योरिटी कभी भी उसको रिवोक कर सकता है क्रेडिटर को नोटिस देके, एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन, एज टू पास्ट ट्रांजैक्शन, एज टू द पास्ट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांजैक्शन, अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, जो पास्ट में हो गया वो तो रिवोक नहीं हो सकता, बट फ्यूचर को तो हम सही कर सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये है आपका सेक्शन नंबर 131 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बताना है अब आपको यहाँ पे, क्या कहते हैं, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी इम्प्लाइड। नेक्स्ट है कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, गलत बताना है, ठीक है, तो क्या फर्स्ट क्या था, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी इम्प्लाइड, यस इम्प्लाइड होती है। कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ओनली अ पर्सन ऑफ मेजॉरिटी कैन बिकम एन एजेंट, ओनली अ पर्सन ऑफ मेजॉरिटी मतलब मेजर होना चाहिए तभी वो एजेंट बनेगा। नेक्स्ट है इन एमरजेंसी एन एजेंट हैज़ अथॉरिटी टू ऑल द एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल, यस, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 185 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यस क्वेश्चन है, वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल
and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. Then both sets of promise are contract, both sets of promise are void. The first set of promise is contract and the second set is void. तो आंसर होगा जो illegal है वही void होगा, जो लीगल है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और जो इलीगल है वो अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट रह जाएगा. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. कंटिंजेंट अग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन. कंटिंजेंट अग्रीमेंट पे आया है कुछ करना या ना करने के लिए. इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड इफ द impossibility of the event is known to the parties at the time when it is made, are void if the impossibility of the event is not known to the parties to the agreement at the time when it is made. क्या कहते हैं समझिए इसको. कंटिंजेंट एग्रीमेंट कुछ करने के लिए या ना करने के लिए हुआ. इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन, कि अगर कुछ इम्पॉसिबिलिटी होगी, जैसे आज बहुत ठंड है, मैं कह दूँ कि कल टेम्परेचर 47 डिग्री होगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है. क्या कहते हैं इफ़ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड, अगर ये चीज़ हो जाती है, आर वॉइड इफ़ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ नॉट नोन टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ मेड. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 23. अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड. अ प्रपोजल कब रिवोक नहीं किया जा सकता? जब इसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी तो प्रपोजल रिवोक नहीं किया जा सकता. आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. सेक्शन 170 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद. 170 किससे डील करता है? तो ये डील करता है जनरल लियन से. ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज़ के एक्ट हैं तो ये पब्लिक हुए ना, कोई भी ले सकता है. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्राइब्यूनल, ये भी कोई भी ले सकता है. डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ कॉमनवेल्थ, सबके पास आ सकते हैं. डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द रिकॉर्ड ऑफ विल रिटन बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट. विल तो भाई हमारी भी है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है. ये तो गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26. सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट क्रिएट्स प्रिजम्पशन एज डॉक्यूमेंट्स दैट आर. कितने साल ओल्ड होने चाहिए ये? तो 30 ईयर्स. ठीक है. हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड. कितने भी ले आओ भाई, जितने तुम्हारे पास हैं कितने भी ले आओ. ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 23. 23 की एक्सेप्शन कहाँ पर है? तो आंसर होगा आपका सेक्शन नंबर 126. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एविडेंस गिवन बाय अ डम विटनेस इन एन ओपन कोर्ट इज. तो ये ओरल एविडेंस होती है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप केसेस इज रेज्ड बाय. कंसेंट नहीं थी, ये किस सेक्शन में रेज किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका 114A ऑफ एविडेंस. ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गलत बताना है. इन क्रॉस एग्जामिनेशन अ विटनेस में बी आस्क्ड क्वेश्चन विच टेंड टू डिस्कवर what is his position in life. In cross examination a witness may be asked question which tend to test his veracity. Witness to character shall not be re-examined. हो सकता है भाई re-examined, तो ये गलत होगी. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. In cross examination of a witness may be asked question which tend to discover who he is. तो ये भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following statement is correct with respect to an accomplice? An accomplice shall not be a competent witness against the accused. Next, an accomplice shall be a competent witness against the accused. तो ये competent witness तो है पर corroboration की need है. ठीक है. Next है no conviction shall be made based on
uncorroborated testimony of accomplice. An accomplice testimony shall always be corroborated. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो accomplice है वो एक competent witness है accused के अगेंस्ट, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, क्या दिया गया है 10th शेड्यूल में? तो 10th शेड्यूल आपका डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। विच आर्टिकल मेक्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? किस आर्टिकल में दिया गया है ये? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 343 क्लोज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन है आर्टिकल 243 ZE ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। ZE में क्या दिया गया है आपको? तो ये बात करता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने जजेस रिक्वायर्ड हैं? तो इस केस में 5 जजेस रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए आप पढ़ेंगे आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। कोरम कितने का होना चाहिए? तो ये 1/10 का होता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। यस, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें यहाँ पे बताना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। He can continue to hold office even after expiration of his term until his successor enters upon his office. He can resign by writing under his hand addressed to the vice president and can continue to hold office even after expiration of his term. तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलके करेक्ट हो रही हैं और ये दोनों इसमें दी हुई हैं सी में, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कहाँ से आई हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम आई हैं हमारी 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, और कहाँ पर दी गई हैं ये? तो ये हमें दी गई हैं 51A में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ हमें कहाँ पर दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच सेक्शन सेक्शन 85 ऑफ CRPC डज नॉट कवर विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड प्रॉपर्टीज। क्या नहीं है? रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन एंड रीसेल। तो आंसर होगा रीसेल नहीं होगी, सेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC अ मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू। मैजिस्ट्रेट क्या इशू करेंगे एज पर 142 ऑफ CRPC? देखिए CRPC का तो अब सिलेबस चेंज हो चुका है, बट फॉर रिवीजन हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्या है? अ मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। जब वो डिस्चार्ज करेंगे तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? At any time before the charge has been framed and the complainant is absent on the day fixed of the hearing, offence is lawfully compounded and is not cognizable. Both at any time before the charge has been framed and the complainant is absent on any day after the hearing of the case, the offence is lawfully compounded and not a cognizable offence. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्चार्ज होता है वो चार्ज फ्रेम होने से पहले होता है या फिर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ पर्टिकुलर इन रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल एज पर सेक्शन 263। पेरेंटेज ऑफ द एक्यूज्ड, पेरेंटेज ऑफ द कंप्लेनेंट, फाइंडिंग्स, डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पेरेंटेज ऑफ द कंप्लेनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर पेरेंटेज ऑफ द एक्यूज लिखना है। एक्यूज क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, कहाँ पे रहता है, तो फादर का नाम लिखना एक्यूज का ज़रूरी है, कंप्लेनेंट का ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट 45, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी हमें कहाँ पर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 300 में। नेक्स्ट 46, अ कोर्ट व्हेन इट हैज़ साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ केस में क्या कर सकते हैं, करेक्ट अ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर, ऑल्टर फाइंडिंग्स ऑफ लॉ, रिव्यू फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट, ऑल्टर और रिव्यू रेशो। तो क्या कर सकते हैं, क्लैरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक को सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन इज अपीलेबल, किसकी अपील की जा सकती है, कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन अ केस वेयर इन एक्यूज प्लीड गिल्टी, नहीं हो सकती, खुद ही प्लीड गिल्टी कराए। कन्विक्शन इन पेटी केसेस बाय हाई कोर्ट विद अ सेंटेंस ऑफ 4 months इम्प्रिजमेंट, नहीं। कन्विक्शन इन पेटी केस बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन विद अ रेफरेंस ऑफ 4 month इम्प्रिजमेंट, तो यस, तो ये आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि करंटली कब अपील की जा सकती है और कब नहीं, ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, जजेस इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय, कोर्ट ऑफ सेशन में जजेस को कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 49, पुलिस मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, कब अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो who has in his possession with a lawful excuse any implement of housebreaking. Next, who has been proclaimed as an offender, proclaimed offender को तो अरेस्ट कर सकते हैं। who obstruct police, इसको भी कर सकते हैं। who is reasonably suspect of being a deserter, deserter को भी अरेस्ट कर सकते हैं। who is in possession with a lawful excuse any implement of housebreaking, तो इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन है वारंट केस मीन्स, वारंट केस का क्या मतलब है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, in a suit for maintenance and annuities or other sum payable periodically according to the value of the subject matter of the suit, such value shall be deemed to be dash the amount claimed to be payable for 1 year। कोर्ट फीस एक्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 times, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सेक्शन 17 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट डील विथ, 17 किससे डील करता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मल्टीफेरियस सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच इज़ नॉट एन एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, क्या एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोबेट ऑफ विल, एग्जेम्प्टेड है। पावर ऑफ अटर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, एग्जेम्प्टेड है। रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, एग्जेम्प्टेड है। मेमोरेंडम ऑफ अपील, एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, इसके साथ कोर्ट फीस लगेगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोर्ट फीस एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन, कब एनफोर्स हुआ था कोर्ट फीस एक्ट, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1870 में, ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच सेक्शन रिक्वायर्स showing exposing the process fees chargeable for service and execution in English and vernacular language in a conspicuous part of each court, किस सेक्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, where an application for review of judgment is admitted and on the rehearing the court reverse its former decision on the ground of mistake in law, the applicant shall be entitled to get certificate from the court authorizing him to receive back from the, कहाँ से वो पैसे वापस लेगा, तो ये लेगा कलेक्टर से, ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 57. In determining the amount of any compensation awarded under 21 of SRA, the court shall guided by a particular specified in section dash of Indian Contract Act. Compensation का amount के लिए supporting section कौन सा है, तो आंसर होगा 73। Next, section 12 of SRA deals with
क्या दिया हुआ है सेक्शन 12 ऑफ SRA में, तो ये दिया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, रिसीजन में नॉट बी एडजस्ड बाय द कोर्ट वेयर, कहाँ रिसीजन एडजस्ड नहीं किया जा सकता, वेयर द प्लेंटिफ हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेक्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड फॉर एनफोर्सिंग, किसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे हमने कवर किए हैं 60 क्वेश्चंस ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इस सीरीज़ को मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक। यस, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब हमें यहाँ पे बताना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग under his hand and addressed to the vice president. He can continue to hold office even after expiration of his term until his successor enters upon his office. He can resign by writing under his hand addressed to the vice president and can continue to hold office even after expiration of his term. तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलके करेक्ट हो रही हैं और ये दोनों इसमें दी हुई हैं सी में, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कहाँ से आई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम आई हैं हमारी 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, और कहाँ पर दी गई हैं ये, तो ये हमें दी गई हैं 51A में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ हमें कहाँ पर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, विच सेक्शन 85 ऑफ CRPC डज नॉट कवर विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड प्रॉपर्टीज। क्या नहीं है, रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन एंड रीसेल, तो आंसर होगा रीसेल नहीं होगी, सेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC अ मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू। मैजिस्ट्रेट क्या इशू करेंगे एज पर 142 ऑफ CRPC। देखिए CRPC का तो अब सिलेबस चेंज हो चुका है, बट फॉर रिवीजन हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्या है, अ मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। जब वो डिस्चार्ज करेंगे तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड एंड द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट ऑन द डे फिक्स्ड ऑफ द हियरिंग, ऑफेंस इज लॉफुली कंपाउंडेड एंड इज नॉट कॉग्निजेबल, बोथ एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज has been framed and the complainant is absent on any day after the hearing of the case, the offence is lawfully compounded and not a cognizable offence। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्चार्ज होता है वो चार्ज फ्रेम होने से पहले होता है या फिर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ पर्टिकुलर इन रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल एज पर सेक्शन 263, parentage of the accused, parentage of the complainant, findings, date on which the proceeding terminate। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, parentage of the complainant लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर parentage of the accused लिखना है। accused क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, कहाँ पे रहता है, तो फादर का नाम लिखना accused का ज़रूरी है, कंप्लेनेंट का ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट 45, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी हमें कहाँ पर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 300 में। नेक्स्ट 46, अ कोर्ट व्हेन इट हैज़ साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ केस में क्या कर सकते हैं, करेक्ट अ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर, ऑल्टर फाइंडिंग्स ऑफ लॉ, रिव्यू फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट, ऑल्टर और रिव्यू रेशो। तो क्या कर सकते हैं, क्लैरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक को सही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन इज अपीलेबल। किसकी अपील की जा सकती है, कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन अ केस वेयर इन एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी,
नहीं हो सकती, खुद ही प्लीड गिल्टी कराए। कन्विक्शन इन पेटी केसेस बाय हाई कोर्ट विद अ सेंटेंस ऑफ 4 months इम्प्रिजमेंट, नहीं। कन्विक्शन इन पेटी केस बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन विद अ रेफरेंस ऑफ 4 month इम्प्रिजमेंट, तो यस, तो ये आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि करंटली कब अपील की जा सकती है और कब नहीं, ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। जजेस इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय, कोर्ट ऑफ सेशन में जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 49। पुलिस मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, कब अरेस्ट नहीं कर सकती है? हु हैज इन हिज पोजेशन विद अ लॉफुल एक्सक्यूज एनी implement of house breaking। नेक्स्ट, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को तो अरेस्ट कर सकते हैं। हु ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस, इसको भी कर सकते हैं। हु इज रीजनेबली सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डिजर्टर, डिजर्टर को भी अरेस्ट कर सकते हैं। हु इज इन पोजेशन विद लॉफुल एक्सक्यूज एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, तो इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है वारंट केस मीन्स, वारंट केस का क्या मतलब है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, in a suit for maintenance and annuities or other sum payable periodically according to the value of the subject matter of the suit, such value shall be deemed to be dash the amount claimed to be पेएबल फॉर 1 year। कोर्ट फीस एक्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 times, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सेक्शन 17 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट डील विथ, 17 किससे डील करता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मल्टीफेरियस सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच इज़ नॉट एन एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, क्या एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोबेट ऑफ विल, एग्जेम्प्टेड है। पावर ऑफ अटर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, एग्जेम्प्टेड है। रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, एग्जेम्प्टेड है। मेमोरेंडम ऑफ अपील, एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, इसके साथ कोर्ट फीस लगेगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोर्ट फीस एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन, कब एनफोर्स हुआ था कोर्ट फीस एक्ट? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1870 में, ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच सेक्शन रिक्वायर्स showing exposing the process fees chargeable for service and execution in English and vernacular language in a conspicuous part of each court, किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट इज एडमिटेड एंड ऑन द rehearing the court reverse its former decision on the ground of mistake in law, the applicant shall be entitled to get certificate from the court authorizing him to receive back from the, कहाँ से वो पैसे वापस लेगा? तो ये लेगा कलेक्टर से, ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। in determining the amount of any compensation awarded under 21 of SRA, the court shall guided by a particular specified in section dash of Indian Contract Act, कॉम्पनसेशन का अमाउंट के लिए सपोर्टिंग सेक्शन कौन सा है? तो आंसर होगा 73। नेक्स्ट, सेक्शन 12 ऑफ SRA डील्स विथ, क्या दिया हुआ है सेक्शन 12 ऑफ SRA में? तो ये दिया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। रिसीजन में नॉट बी एडजस्ड बाय द कोर्ट वेयर, कहाँ डिसीजन एडजस्ड नहीं किया जा सकता? where the plaintiff has expressly or impliedly rectified the contract। next question, question number 60। specific relief is granted for enforcing, किसके लिए specific relief grant किया जा सकता है? individual civil rights के लिए,
आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे हमने कवर किए हैं 60 क्वेश्चंस ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इस सीरीज़ को मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।